दोस्तों, जैसे जैसे यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन की डेट नजदीक आती चली जाती है, वैसे वैसे हमारी घबराहट बढ़ती चली जाती है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। इसलिए क्योंकि हमें लगने लगता है कि यार हमारी तैयारी तो अच्छी नहीं हुई है और ऐसे में होगा क्या, ज्यादा अच्छा है कि हम ड्रॉप करते, अगले साल बैठेंगे। आपके दिमाग में भी ये बातें आ रही होंगी और फिलहाल इस समस्या के लिए आप अभी मुझे अपना मेंटोर समझ सकते हैं। मैं इसी विषय पर बात करने जा रहा हूं कि यदि सच में आप अभी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आपको करना क्या चाहिए। आइए इस पर बातें करते हैं और बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से बातें करेंगे। क्या आप पिछले साल एग्जामिनेशन में बैठे थे? याद कीजिए उन क्षणों को, याद कीजिए उन मोमेंट्स को, और उस समय भी आपको बिल्कुल यही लग रहा होगा जो अभी लग रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप ड्रॉप ले लीजिए, अगले साल भी जब आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे तब भी आपको यही लगेगा। यानी कि ये एक बहुत ही नेचुरल फिनोमिना है। मैं यहां तक दावे के साथ कह सकता हूं कि जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में फर्स्ट रैंक हासिल करता है उसके दिमाग में भी ये बात आती है जब वो प्रीलिम्स दे रहा होता है कि यार एग्जामिनेशन में बैठें या न बैठें, कहीं ऐसा तो नहीं कि पेपर अच्छा नहीं बनेगा, मेरा एक अटेम्प्ट खराब हो जाएगा। तो यह एक साइकोलॉजिकल डिजीज है, आप इसे कह सकते हैं। आपकी तैयारी है या नहीं है, ये एक मुद्दा हो सकता है। और सच पूछे तो मुझे तो ये भी लगता है कि अगर आपको लग रहा था कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो रही है और आपको बैठना नहीं चाहिए, तो आपको ये फैसला जनवरी में कर लेना चाहिए था। अब तो आप बहुत आगे निकल गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जनवरी में जब आपने इस विषय पर विचार किया होगा तो आपको लगा होगा कि यार अभी तो काफी महीने हैं, 5 महीने हैं, 6 महीने हैं, अभी तो मैं तैयारी कर लूंगा। और आप तैयारी में लग भी गए होंगे तो कुछ किया होगा ना। तो मान करके चलिए कि यह एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमेशा चलती ही रहती है। तो सवाल उठता है कि फिर इस समस्या का समाधान क्या है। दोस्तों, इस समस्या का जो एकमात्र सॉल्यूशन है अब इस स्टेज पर आकर के, वह यह है कि आपको एग्जामिनेशन में बैठने का फैसला करना चाहिए कि मुझे एग्जामिनेशन में बैठना है, देखते हैं रिजल्ट चाहे जो भी होगा। कृष्ण की भाषा में जो उन्होंने गीता में अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, अब अपनी बुद्धि को स्थिर करो और युद्ध में लग जाओ। यानी कि आप भी अब अपने विचारों को शांत करें और एक निर्णय ले लें कि मुझे एग्जामिनेशन में बैठना है। और ऐसा इसलिए कि जब तक आपका रवैया ढुलमुल का रहेगा, इसका एडवर्स इंपैक्ट आपकी प्रिपरेशन पर भी पड़ेगा। और जब आप फैसला कर लेंगे कि नहीं मुझे तो अब बैठना ही बैठना है, तो आप पाएंगे कि आपकी जो तैयारी है वो ज्यादा ठोस तरीके से हो रही है। आपकी जो दृष्टि है, यानी कि जो जर्नी करने का जो रास्ता है, वो बिल्कुल साफ हो गया है और आप बहुत सॉलिड तरीके से तैयारी कर रहे हैं। आपके अपने ऊपर कमांड आ गई है और ये बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, जो पहली बात है वो ये कि आपको एग्जामिनेशन में अब बैठने का निर्णय लेना चाहिए कि मुझे एग्जामिनेशन में बैठना है। और एक बात यहां मैं और ऐड करना चाहूंगा। देखिए, जब हम लोग एग्जाम दे रहे थे उस समय केवल 3 अटेम्प्ट होते थे। लगता था कि यार पहले में तो जनरली होना ही नहीं है, तो ठीक है दे दिया। सेकेंड में अगर बैठ गया और प्री में ही नहीं हुआ तो लास्ट अटेम्प्ट होगा और उसमें प्री, मेंस, इंटरव्यू तीनों क्वालिफाई करना होगा। तो हम लोगों को बहुत डर लगता था। बहुत सोच समझ करके हम लोग अपने बॉल फेंकते थे कि भैया केवल 3 ही ओवर है और इतने सारे रन बनाने हैं। आपके समय में कम से कम यूपीएससी ने इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है कि जनरल कैटेगरी में भी अगर आप है तो 6 अटेम्प्ट है, 6 अटेम्प्ट, और एज लिमिट भी 32 ईयर्स। ये बहुत लंबा वक्त होता है। और अगर दूसरी कैटेगरी में है तो आप जानते हैं कि अटेम्प्ट आपको और भी ज्यादा मिल जाते हैं। देखिए, सवाल अब अटेम्प्ट का उतना नहीं रह गया है। हाँ, ये बात अलग है कि आप में जो कमिटमेंट है वो किस लेवल की है, क्योंकि कमिटमेंट की लेवल ही इस बात का फैसला करती है कि आपकी प्रिपरेशन किस तरीके की है। लेकिन अब आप अपने प्रिपरेशन के बारे में सोचना बंद कर दीजिए और ये फैसला कर लीजिए कि मुझे एग्जामिनेशन में बैठना है, और ये फैसला करने के बाद फिर प्रिपरेशन में लग जाइए। तो दोस्तों, सच बात ये है कि अगर आपका ये पहला ही अटेम्प्ट है, सेकेंड अटेम्प्ट भी है, थर्ड अटेम्प्ट भी है, तो आप इससे जो एक्सपीरियंसेस गेन करेंगे, भले ही आप इस बार सक्सेस न हो, लेकिन यदि आपने सही में इसे एक्सपीरियंस का अटेम्प्ट बना लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये एक्सपीरियंस नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको सक्सेस बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। लेकिन आपको इसे अपने एक्सपीरियंस का अटेम्प्ट बनाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, यहाँ मैं थोड़ा सा आपको जो प्री का जो रियल चैलेंज है उसके बारे में बताना चाहूंगा। अगर आपने एस्पिरेंट का 3rd सीजन देखा हो जो बिल्कुल अभी अभी आया है, उसमें एक जो उसका हीरो है अभिलाष, उसका इंडियन रेवेन्यू सर्विस में सिलेक्शन हो जाता है। वो आईएएस में आने के लिए फिर से एग्जाम में बैठता है, एग्जाम दे करके भी आता है, लेकिन मन में हमेशा एक डाउट बना
रहता है कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, जबकि वो IRS हो चुका है। इसीलिए वो एग्जामिनेशन के बारे में किसी से बात भी नहीं करता। आप उसका पेपर कैसा बना उसके बारे में बताता भी नहीं है। रिजल्ट आता है, मेंस में बैठता है, और जब फाइनल मार्कशीट आती है और बाद में जब कट ऑफ मार्क्स के बारे में पता चलता है कि ये कट ऑफ मार्क्स था, तब उसको अपने मार्क्स बिल्कुल उसके आसपास दिखाई देते हैं। ये इसका चैलेंज होता है। लेकिन इसके चैलेंज को विन करने के लिए करेंगे क्या? सीधी सी बात है कि आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जामिनेशन में बैठ जाना है। अभी भी हर साल कितने एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो बकायदे किसी दूसरी सर्विसेज में सिलेक्ट हो चुके हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो फिर से अपनी रैंक बेहतर बनाने के लिए एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं और प्री ही क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो ये तो मान करके चलिए कि आसान तो नहीं है, लेकिन उसका रास्ता ये नहीं है कि आप ड्रॉप लेते रहें, अगले साल फिर बैठने के बारे में फैसला करें और फिर अगले साल बैठने के बारे में फैसला करें। नॉट एट ऑल। आप बैठने के बारे में निर्णय ले लें और फिर जैसा कि मैंने कहा उसे अपने एक्सपीरियंस का अटेम्प्ट बनाएं। बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनके मेरे पास मेल्स आते हैं, यहाँ तक कि पर्सनली भी पूछते हैं कि सर हमने मॉक टेस्ट दिया है और मॉक टेस्ट में जो हमारा स्कोर था 60% था, 65% था, जबकि जो सिलेक्शन है वो तो 45-50% के आसपास हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, मुझे बैठ जाना चाहिए, और वो बैठ जाते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता। मैं ऐसे भी बहुत से एस्पिरेंट्स को जानता हूँ जो लगातार नर्वस थे कि सर जितना भी मॉक टेस्ट हमने दिया उसमें तो हम 40% से ऊपर स्कोर ही नहीं कर पाए हैं। वे भी बैठते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो फिर ऐसा होता क्यों है? ये क्या है? दोस्तों सच पूछिए तो जो मॉक टेस्ट है वो प्रैक्टिस करने के लिए तो ठीक है, लेकिन उसके आधार पर आप कोई डिसीजन ले सकें परफेक्टली, उसके लिए वो अपने आप में कंप्लीट नहीं है। वो आपको थोड़ा सा हिंट दे सकता है आपको अपने प्रिपरेशन के लेवल की, लेकिन आपको फैसला नहीं सुना सकता कि तुमको बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए। और यदि आप कोई इस तरह का फैसला करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप इस एग्जामिनेशन में बैठें, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो रियल टाइम और रियल स्पेस में अपने को इवेलुएट कर सकेंगे। रियल टाइम का मतलब है कि 2 घंटे का समय है और आप उसमें पेपर सॉल्व कर रहे हैं। रियल स्पेस का मतलब है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं। देखिए, खेल के बारे में प्रैक्टिस करना एक अलग बात है और डेफिनेटली बिना प्रैक्टिस के बात बनती भी नहीं है, लेकिन जब आप सही में ग्राउंड में मैच खेल रहे होते हैं तो उस समय की जो स्थिति होती है वो बिल्कुल अलग होती है। और अलग इसलिए होती है क्योंकि अब जब आप ग्राउंड में खेल रहे हैं तो इसके जो भी रिजल्ट आएंगे उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर पड़ेगा। और बिल्कुल यही बात एग्जामिनेशन के बारे में भी होती है। आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, 2 घंटे का समय है, जनरल स्टडीज के 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और फिर 2-3 घंटे के गैप के बाद आप सीसेट के क्वेश्चन 80 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। दिन भर की थकान है, रात भर आपने तैयारी की हुई है, दिमाग में पता नहीं क्या क्या द्वंद्व चल रहे हैं, होगा नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, अगर हो गया तो फिर क्या होगा, फिर मेंस देना, पता नहीं कितने सारी बातें आपके दिमाग में उथल पुथल मचाए हुए हैं। और इन उथल पुथल के बीच में आप क्वेश्चंस से जूझ रहे हैं और क्वेश्चंस भी ऐसे हैं जो समझ में आसानी से आते नहीं। तो क्या आप मॉक टेस्ट में सच में इस तरह की मानसिकता से जूझ रहे होते हैं? ऐसा नहीं होता है। इसीलिए मैंने कहा कि जो आपको रियल एक्सपीरियंस मिलेगा वो एग्जामिनेशन में बैठने के बाद ही मिलेगा। जो आप अपना सही मूल्यांकन कर पाएंगे वह एग्जामिनेशन में बैठने के बाद ही कर पाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स, आपको बिना किसी डाउट के अब कम से कम यही फैसला करना चाहिए कि मुझे एग्जामिनेशन में बैठना है, और ये मान करके बैठना है कि मेरा सिलेक्शन होने जा रहा है। ये नहीं कि यार ठीक है बैठ जाते हैं, जब कहा है सुना है तो देख लेते हैं। नॉट एट ऑल। आप इसी तरीके से बैठिए कि मुझे तो सेलेक्ट होना है, नहीं तो फिर आपके जो मूल्यांकन का मामला है वो ढीला ढाला पड़ जाएगा। आप कैसे इसका फायदा उठाएंगे, कैसे अपने इस अटेम्प्ट को आप अपने इवेल्युएशन का एक तरीके से अटेम्प्ट बना पाएंगे? इसके लिए मैं डेफिनेटली यहाँ आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगा, इन्हें ध्यान से सुने। आप एग्जामिनेशन दीजिए, इत्मीनान के साथ एग्जामिनेशन दीजिए, और एग्जामिनेशन के बाद संभव हो सके तो उसी रात में, नहीं तो नेक्स्ट डे, उसमें देरी मत कीजिएगा। नेक्स्ट डे आप कुछ पॉइंट्स लिखिए, अपने को आपको इवेल्युएट करना है और बाकायदे सब पॉइंट्स दे दे करके लिखिए। पहली बात कि पूरा पेपर आपने जब देखा तो आपको अपनी तैयारी में क्या कमी महसूस हुई कि याद नहीं ये टॉपिक छूट गए थे, या मैं जब पढ़ रहा था ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा और इस टॉपिक से क्वेश्चन भी आ गए, लेकिन वो क्वेश्चन समझ में नहीं आए। क्यों समझ में नहीं आए इसके बारे में लिखिए। रियल तरीके से लिखिए कि समझ में क्यों नहीं आए, जबकि आप टॉपिक पढ़ चुके हैं, तो कहाँ आपसे मिसिंग हुई है उसके बारे में लिखिए।
समझ में भी आ गया, 4 आपने ऑप्शंस देखे और उसमें आपको लगा कि नहीं बिल्कुल यही ऑप्शन है और आपने उस पर निशान भी लगा दिया, लेकिन पता लगा बाद में कि वो गलत हो गया। आप कॉन्फिडेंट थे कि नहीं मेरा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है मुझे, लेकिन वो गलत हो गया। इसके बारे में भी लिखिए, कितना कॉन्फिडेंस होने के बावजूद आपका आंसर गलत कैसे हो गया, क्योंकि ये सब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और यूपीएससी जो प्री एग्जाम लेती है वो स्ट्रेट नहीं है मामला, आपको उलझाने की कोशिश करती है। वो देखती है कि ये जो स्टूडेंट है इस उलझाव को कैसे सुलझा सकता है, या यूं कह लीजिए कि इस भूल भुलैये से अपने आप को कैसे अच्छे तरीके से निकाल पाता है। आपको बहुत से ऐसे भी टॉपिक्स मिलेंगे जिनके बारे में आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। खासकर करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स ऐसे हो जाते हैं और साइंस के भी हो जाते हैं, तो उनके बारे में सोचिए कि क्या इनकी तैयारी मैं कर सकता था, और घबराइए मत। अगर आपको लगता है कि नहीं इनकी तैयारी मैं नहीं कर सकता था, तो आप उन्हें छोड़ने वाले टॉपिक में डाल दीजिए, उसके लिए परेशान भी मत होइए, क्योंकि अगली साल भी आप नहीं कर सकेंगे। क्योंकि हर स्टूडेंट के अपने कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं, कुछ वीक सब्जेक्ट्स होते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट का जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, साइंस उनसे नहीं संभलता है, तो आप उसे छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। खासकर करंट अफेयर से साइंस के जो क्वेश्चंस आते हैं, यदि वो बन जाते हैं तो ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने को इवेलुएट कर पाएंगे कि सब्जेक्ट की मेरी तैयारी कैसी थी, किन किन टॉपिक्स को छोड़ करके मैंने गलती की, अगली बार मुझे अपनी तैयारी किस तरीके से करनी है, टॉपिक्स को जब मैं पढ़ता था तो कैसे अच्छी तरीके से मैं समझ नहीं पाता था और समझने की कमी की वजह से वहां मेरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाए, सॉल्व करने की मेरी स्पीड क्या रही, 120 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना और सी सेट के 120 मिनट में 80 क्वेश्चन सॉल्व करना, तो मैं क्यों नहीं कर पाया। और यदि समय कम पड़ गया तो नेक्स्ट बार मुझे अपनी स्पीड ठीक करनी है। और जो बहुत बड़ा जो मुद्दा होता है वो मनोविज्ञान का मुद्दा होता है, साइकोलॉजी का मुद्दा होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते समय बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड अपने आप को महसूस कर रहे थे। देखिए, थोड़ी सी निराशा सबको होती है, परेशानी सबको होती है, अपने ऊपर डाउट भी होता रहता है, लेकिन अपने ऊपर इतना डाउट होने लगे कि पैर कांपने लगे और हम खड़े ही न हो सके, ये फिर बहुत नुकसानदेह हो जाता है। तो आप बकायदे अपने साइकोलॉजी के बारे में भी सोचिए और उन्हें भी डिटेल्स में लिखिए, पॉइंट पॉइंट वाइज लिखिए। और इस तरीके से फ्रेंड्स, रियल टाइम और स्पेस में जो आपको इवेलुएट अपने आप को करने के बाद जो पॉइंट्स मिलेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगले साल के लिए वह आपका सबसे अच्छा लाइट हाउस होगा। अगले साल का जो आप रोड मैप बनाएंगे वो बहुत ही वास्तविक रोड मैप होगा, रियल रोड मैप होगा। और यदि आपने ऐसा कर लिया तो ये एक ऐसा रोड होगा जो आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। इसलिए अंत में बस मैं यही कहना चाहूंगा कि नहीं, अब कम से कम आपको एग्जामिनेशन में बैठना चाहिए और ये सोच करके बैठना चाहिए कि नहीं मेरा सिलेक्शन होगा, क्यों नहीं होगा। और फिर आपको अपनी प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए, साइकोलॉजिकल लेवल पर भी और नॉलेज के लेवल पर भी, बिना किसी डाउट के। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जैसे जैसे आप इस तरीके से तैयारी करते जाएंगे, एग्जामिनेशन की डेट तक पहुंचते पहुंचते जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो और भी बेहतर हो जाएगा। मुझे लगता है कि यदि आप ऐसा कर सके तो डेफिनेटली आपको इसका फायदा मिलेगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नमस्कार।